वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ पे मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी बात की थी हौथीज़ के हवाले से, और हौथीज़ ने एक मिज़ाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर आज। और अगर हौथीज़ बाकायदा इस जंग का हिस्सा बनते हैं, पहले तो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ बंद है, अब उसके बाद अगर बहीरा अहमर को हौथीज़ बंद करते हैं तो उसके पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात आएंगे? ये देखिए, ये मैं अभी पिछले क्वेश्चन के आखिर में कह चुका था, इसके ऊपर मैं बात कर चुका था, मैं इस पर मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 गुजारिशात करूंगा। जी जी। देखिए, ये एक फैक्ट्स एंड फिगर जैसा कर्नल साहब ने फरमाया, हमें उस पर बात करनी है, और ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, एकेडमिक डिस्कशन वॉर के ऊपर है। जी जी। 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ और उसके ऊपर फिर आर्गूमेंट्स कर लेते हैं। जी। नंबर 1 तो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो अमेरिका की इस वक्त क्या है, या उसने क्या फार्मूलेट की थी, या ईरान के पास जंग से निकलने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी उन्होंने क्या फार्मूलेट की होगी। दूसरा है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर पिछले चंद सालों से एक चीज जो सामने आई है वो आई है, एक नया फ्रंट सामने आया, उसे मिलिट्री डिप्लोमेसी। हालांकि ये चलती रही है, इसके ऊपर काफी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन लेटली ये सामने आया है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी जंग शुरू होने से पहले, दौरान जंग या जंग के बाद, जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करते हैं या लीड करते हैं। और तीसरी और आम चीज ये है कि मेरा अब भी जाती ये ख्याल है, इसको मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि ये जंग का मिनिमम पीरियड 2 साल है। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पॉजेज आ सकते हैं, ऑपरेशनल पॉजेज आ सकते हैं, टेक्निकल लेवल पे पॉजेज आ सकते हैं, और उसके पीछे भी आर्गुमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स, जिस तरह मैंने कहा आर्गुमेंट्स देते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी एज ऑफ टुडे अमेरिका के पास, और अब तो अमेरिकन थिंक टैंक्स, इवन चाइनीज और बहुत सारे उनके अपने डिप्लोमेट्स और उनके अपने एक्स पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री ऑफिसर्स भी कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी। अब आगे मिलिट्री डिप्लोमेसी, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेटअप है। इसके अंदर पिछले 2-3 सालों में किसी फ्रंट के ऊपर जो सबसे बेस्ट रोल प्ले किया वो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने किया है। इस वक्त भी अगर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक्चुअली तो हम फैसिलिटेटर है उसके, हम कोऑर्डिनेटर है, फैसिलिटेटर है, एनेबलर है उन मुज़ाकरात के, और हमारे मुल्क में हम होस्ट कर रहे हैं इफ इट इज करेक्ट। तो मैं समझता हूं कि ये वो काविशें हैं जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जब मिलिट्री डिप्लोमेसी शुरू हुई तो उसमें हुआ। इसमें कोई कमाल नहीं है सिविल डिप्लोमेसी का कमाल उस वक्त शुरू था जब हो रहा था, तो उस कमाल का एंड नतीजा तो वो निकला था 2 नोबेल इनाम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अब आ गया कि 2 साल जंग क्यों जारी रहेगी, उसकी रीजन ये है कि ये जंग के अंदर जो इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया गया था, आप देखिए जिसकी पर डे, जिसके ऊपर कॉस्ट 3 मिलियन डॉलर्स आ रहे थे, वो इसलिए नहीं किया गया था कि ईरान को 2-3 दिनों में वॉश करके और इतनी बड़ी 50% ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस जो बिल्डअप कर चुके थे वो वापस चली जाएंगी। इसके पीछे एक ग्रेटर एजेंडा था, और वो ग्रेटर एजेंडा क्या है? वो वही है जो सबको पता है, सब इसके ऊपर तमाम मेरे पैनलिस्ट मुअज़्ज़ज़ जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, ये भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका अगला स्टेप क्या था जब इसको कर दिया जाएगा। अब आ गया आपका क्वेश्चन उसी की तरफ। देखिए, ये इस वॉर का सबसे डेंजरस टर्न ये था, ये सऊदी अरब स्पेशली, चूंकि आप देखें उसी जो से वो नेसेसरीली एक जंग वो बर्दाश्त कर चुके हैं सऊदी अरब के साथ, in shape of bombardment, in shape of destruction, in shape of many atrocities made, if I'm allowed to say that, उसको थोड़ा हम माइल्ड लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी का जंग के अंदर आना सिर्फ बाबुल मंदब बंद करना नहीं होगा, जिससे मजीद 10% इकोनॉमी जो है, देखिए ना 10% तेल तो उधर से जा रहा है ना, जितने भी उनकी चीजें, और वो यूरोप को वही लिंक कर रहा है, पैसिफिक के अंदर अगर घुसता है तो वहीं से घुसता है, तो वो स्विच के थ्रू, तो वो देखिए वो एक बड़ा डेंजरस होगा। लेकिन उससे भी डेंजरस कदम ये है, उससे डेंजरस कदम जो हमारे लिए बन जाएगा, हुसी अगर फिजिकल अटैक करते हैं सऊदी अरब के ऊपर तो हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, और उस डिफेंस पैक्ट के अंदर बड़े क्लियर टर्म्स लिखे हुए हैं कि जब भी अंडर थ्रेट, अभी तक तो पाकिस्तान क्यों नहीं अंदर आ रहा, बिकॉज एग्रेशन नहीं है सऊदी अरब के ऊपर, एग्रेशन की सूरत में पाकिस्तान सामने आएगा, अभी तक एग्रेशन नहीं है। देखिए, ईरान सऊदीया को नहीं टारगेट कर रहा, ईरान अमेरिकन बेसिस को सऊदी अरब के अंदर टारगेट कर रहा है, इसलिए सऊदी खामोश है। और आज की यानी इसमें तो मैं कहता हूं बड़ी प्रूडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज के, वो आगे से रिटेलिएट नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में उनको इसके लिए प्रिकॉशंस पता है
کیونکہ ان کے پاس وہ سٹیٹسٹکس، وہ فیکٹس، وہ فگرز جو کرنل صاحب فرما رہے تھے ان کے پاس موجود ہے. ان کو پتا ہے کہ الٹیمیٹ ونر، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ ونر نہیں، ایز پر دی نوشن آف وکٹری ایران ہیز ون. تو اگر اس کا ٹارگٹ تھا رجیم چینج کرنا تو رجیم تو کوئی نہیں چینج ہوئی، چاہے وہ اس نے 500 لیڈر مار دیے ان کے، چاہے 1000 لیڈر مار دیا ہے، وہ تو لیڈر مارے ہیں، رجیم تو ادھر کی ادھر ہی ہے. اگر بڑا خمینی علی خمینائی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ان کا بیٹا آ گیا ہے، وہ تو ان سے سخت ہے. ہی واز 85-90، ہی از جسٹ 56-54. تو وہ تو ایک اچھی ڈائنامک لیڈرشپ انہیں اور مل گئی ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا تیسرا ٹیئر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا چوتھا ٹیئر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا 5واں ٹیئر بھی ہو. In any case, regime has not changed in Iran. نہ ان کے لوگوں نے چینج کرنے دی. اور آخری بات میں کہوں، absolutely correct. It is not the gun, it is man behind the gun. رافیل برا طیارہ نہیں ہے، بڑا کمپٹیٹو طیارہ ہے. اس کے پیچھے جو مین بیہائنڈ تھا وہ فارغ تھا. اس لیے ہم نے ان کے 6 سے شروع کرتے وہ 11 رافیل گرا دیا. ہمارے اسپوکس پرسن مسٹر ٹرمپ نے یہ ایک دفعہ کہا ہے کہ 8 سے شروع ہوئے تھے، پھر 9، پھر 10، پھر ابھی تک ماشاءاللہ 11 تک وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے 11 رافیل کیا اس لیے گرائے کہ ہمارے جذبہ ایمانی اور پروفیشنلزم واٹ ایور یو کال اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب، یہ